कि बचपन से ही मन को भाती जिनकी अमर कहानी थी, निज मातृभूमि पर मर मिटने वाली वह बलिदानी थी। मणिकर्णिका रूप में जन्मी धन्य हुई पावन काशी, काशी से वो झांसी आई अद्भुत शौर्य कहानी थी। मर्दानी वह शक्ति स्वरूपा साहस का पर्याय बनी, एक शब्द में परिचय उसका वह झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो जिनका काम करने का अंदाज निराला है। उनका व्यक्तित्व तो अद्भुत है ही, साथ साथ उनका जो भी कार्य पक्ष है वो भी अनमोल है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर रंजना बुंदेला से। नमस्कार बुंदेला जी। नमस्कार भैया। रंजना जी, मैं चाहूँगा कि अपना साक्षात्कार शुरू करने के पहले आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त परिचय दीजिए, कहाँ की रहने वाली है? जी नमस्कार भैया, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर रंजना सिंह बुंदेला, वैसे मैं वीरभूमि झांसी की बेटी हूँ और झांसी ज़िले में ही मोराली वो टाउन पड़ता है तहसील, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होने के कारण झांसी से लखनऊ तक की यात्रा हमारी रही है। वर्तमान में मैं किड्स लॉन्चर प्ले स्कूल की संस्थापक डायरेक्टर हूँ। और कहाँ है ये स्कूल? ये स्कूल झांसी में ही स्थित है, मुरारी नगर बिहाइंड जय अकेडमी। इसकी मैं डायरेक्टर हूँ और 2017 से मैं पार्थ फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। पार्थ फाउंडेशन जिसको मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया था, वहाँ से वो स्लम गर्ल्स चाइल्ड और विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं लगातार कार्य कर रही हूँ 2017 से 25 तक अभी तक का, और चाहूँगी कि जीवन निरंतर अपना काम करती रहूँ इसमें। ये हमारा छोटा सा परिचय है भैया। रंजना जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आप इसके साथ साथ आप साहित्यिक मूल की भी हैं, आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, उस पक्ष पर भी प्रकाश डालिए। जी, साहित्य लिखने का और पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक रहा है। हालांकि हिंदी मेरा विषय कभी नहीं रहा, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ सर्वाइव भी होगी, बहुत जगह सर्कुलेट होगी। ये हिंदी मेरा कभी विषय नहीं रहा है, मैं साइंस की विद्यार्थी रही हूँ, लेकिन एक मुझे गॉड गिफ्ट ये साहित्य मिला है और मैंने अपनी पुस्तक हमारे वर्तमान में अभी नहीं है, लेकिन झांसी के कमिश्नर है डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी के कार्यकाल में मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई काव्यदीप के नाम से, जिसमें मेरी वीर रस की कविताएं उसमें प्रकाशित हुई हैं। और साहित्य को मैं वीर रस में लिखने के साथ साथ मैं अपना अनुभव लिखती हूँ। आपका व्यक्तित्व इतना सॉफ्ट और सिल्की है और आप वीर रस को मैनेज करती हैं, मेंटेन करती हैं, ये विरोधाभास कैसे? छत्राणी बुंदेला घराने से आती हूँ, छत्राणी हूँ। डीएनए में क्षत्रियों का खून वैसे भी गर्म माना जाता है, इसलिए मुझे वीर रस पढ़ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मुझे मुँह जवानी, उस समय मैं क्लास 4 5th में हुआ करती थी, मुँह जवानी आती, और ऐसे मुझे कैरेक्टर भी दिए जाते थे, पन्ना घाय, पद्मावती, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ऐसे बड़े बड़े मेरे ऊपर कैरेक्टर बोले जाते थे कि आप इनको बोलिए, इनको पढ़िए। तो वो जो कहते हैं बचपन की छवि होती है ना, वो व्यक्तित्व में आती चली जाती है। तो मुझे बचपन से ये वीरांगना का टाइटल बाई बर्थ मिला हुआ है, इसलिए मुझे वीर रस की प्रति रुचि है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपको की रचना कोई उसकी 2-4 पंक्तियाँ याद आती हों तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल। वैसे मुझे बचपन से ही, चूँकि मैं रानी झांसी की धरा पर बैठी हुई हूँ, तो 2 पंक्तियाँ तो पहले रानी झांसी के लिए समर्पित करती हूँ, जो अपनी ही कलम से लिखी हुई हैं कि बचपन से ही मन को भाती जिनकी अमर कहानी थी, निज मातृभूमि पर मर मिटने वाली वह बलिदानी थी। मणिकर्णिका रूप में जन्मी धन्य हुई पावन काशी, काशी से वो झांसी आई अद्भुत शौर्य कहानी थी। मर्दानी वह शक्ति स्वरूपा साहस का पर्याय बनी, एक शब्द में परिचय उसका वह झांसी वाली रानी थी। एक शब्द में परिचय उसका वह झांसी वाली रानी थी। आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया है, उसकी कोई रचना की कुछ पंक्तियाँ आपको याद आती हैं? जी, उसमें मैंने जो मेरी प्रथम काव्यदीप की प्रथम पंक्ति पहले ही पेज पर उसमें प्रस्तावना की बात भी लिखा हुआ है कि उसमें मैंने 4 वीरांगनाओं का वर्णन किया हुआ है कि पहले तो रानी झांसी पे ही है कि निज मातृभूमि की जो यदि बात आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं, नारी अस्मिता की आन वान और शान लिए हाड़ा रानी जैसा स्वाभिमान लिख दूंगी मैं, राजधर्मिता को मान करे दे जो पुत्र दान,
पन्नाधार माई की कहानी लिख दूंगी मैं, और एक शब्द में यदि जो सॉरी लिखने को कहो, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। तो मैंने हाड़ा रानी का इसमें उल्लेख किया है, पन्नाधार माई का उल्लेख किया है, रानी झांसी का। ऐसी मुझे वीरांगनाओं को पढ़ने का अद्भुत क्रेज है। रंजन जी, आपका एक पक्ष महत्वपूर्ण सोशल वर्क से आपका जुड़ाव है। आप आमतौर पर बहुत सारे सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं, उनमें आपका कार्य बड़ा उल्लेखनीय है, उनका भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी, समाज सेवा कहते हैं आता नहीं है, DNA में इनबिल्ट होता है। तो मेरे साथ यही है कि मैं जिस परिवार से आती हूँ, बुंदेला घराने से आती हूँ, और वहाँ समाज सेवा को जिस वर्तमान में जिस रूप में लिया जा रहा है ऐसे नहीं लिया जाता था। उस समय ये था कि हमारे पास है तो हमने आपको दिया, आपके पास अभाव है तो आपने लिया। उसको हम समाज सेवा नहीं मानते थे, उसको ये मानते थे कि एक पक्ष की मजबूत है, दूसरा पक्ष कमजोर है, तो हमने उसको मदद किया, सहयोग किया। अब उस सहयोग को समाज सेवा का नाम दे दिया गया है। तो मैं वो अपनी खुशी से करती हूँ कि मेरा मन लगता है कि स्लम गर्ल्स चाइल्ड के लिए मेरा मेन काम है कि बच्चियों की शिक्षा और उनके पास अच्छा भोजन और सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का मूलभूत रूप से उनके पास तक पहुँचना, ये हमारा मेन कार्य है। कि आप बहुत ज़्यादा अपने से किसी को कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप सरकारी जो सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, लगातार उन पर काम कर सकते हैं, जानकारी उपलब्ध करा, पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सरकारी स्कूलों तक बच्चों की शिक्षा आराम से पूरी हो सकती है। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छी योगी मोदी जैसी सरकारें चल रही हैं, और सरकार इतनी सुविधा बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके न्यूट्रिशन का, पोषण का पूरा ध्यान रखते हुए शिक्षा हो रही है। और हम लोगों को ऐसी कोशिश, मतलब मैं एक समाज सेवी के रूप में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर वो सक्षम है तो सरकारी सुविधाओं को बताना चाहिए, लोगों के पास में उसकी जानकारी, अवेयरनेस फैलानी चाहिए उसकी तरह से। उस पर मैं काम करती हूँ। समाज सेवा तो इनबिल्ट रहती है, तो मैं अपनी टिल द एंड ऑफ माई लाइफ इसको करती रहूँगी। रंजना जी, देखा गया है इन दोनों समाज सेवा फोटो सेवा में तब्दील हो गई है। बहुत सारे लोग सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए समाज सेवा करते हैं, ऐसा हो रहा है, मानती हैं? मैं आपके सेंटेंस से पूरी तरह से आपका सहमत करती हूँ कि सहमत भी इसलिए हूँ क्योंकि फ़ोटो सेवा हम कह सकते हैं उसको, लेकिन अगर फ़ोटो को देख के दूसरा कोई सेवा कर रहा है तो क्या हो रहा है? अगर मैं कोई सेवा कर रही हूँ, मेरी भी फ़ोटो पड़ी है और उसको देख के दूसरा कह रहा है कि फ़ोटो लेकिन फ़ोटो खिंचवाने से पहले सेवा तो करनी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है अगर फ़ोटो सेवा के माध्यम से भी समाज सेवा हो रही तो कोई बुराई नहीं, चलने दी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है तो स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ रहा है, नो डाउट। सोशल मीडिया पर डेली 10-20 पोस्ट आते हैं। ये भी देखा गया है कि लोग इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा जुड़ाव बढ़ा रहे हैं और उसका जो गुणगान भी है बहुत विस्तार से करते हैं। हम आपको फेसबुक पर फॉलो करते हैं, देखा आपने, आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होता है, जो भी आपकी पोस्टिंग होती है वो अलग होती है, वो कैसे? तो थोड़ा तो आप करना चाहिए ना, किसी को कॉपी करने से अच्छा है कि आप अपने व्यक्तित्व को पढ़ें। मैं अपने स्वयं को पढ़ती हूँ, अपना स्वयं का आकलन करती हूँ। एनालिसिस दूसरों के करने से अच्छा है स्वयं का करें। तो मैं लिखती भी वही हूँ जो मैं स्वयं अनुभव करती हूँ या जो मेरे साथ अनुभव में होता है वो मैं लिखती हूँ। मुझे लगता है कि जब आप स्वयं को लिखते, गढ़ते, पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा सार्वभौमिक सत्य होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ वही होता है जो आप अनुभव के साथ लिखते हैं। तो हमको खुशी हुई है बात जानकर कि आप मुझे फॉलो करते हैं और आपको मेरी रचनाएं, मेरी कृतियाँ अच्छी लगती हैं। आपकी पंक्तियों में सार्वभौमिकता दिखती है। जी, मैं अपना अनुभव लिखती हूँ, जो कि कई बार तो बहुत कड़वा अनुभव होता है, कटु सत्य होता है, उसको भी मैं लिखती हूँ। और मुझे खुशी होती है कि आपके जितने अच्छे चैनल से मुझे कोई फॉलो करता है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको लेखन को और अच्छा करूँ, उसमें और सुधार। लेखन की बात चली है तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप आगे आने वाले कल में आपके लेखन संदर्भ में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्क्लोज कर देती हूँ। मैं बुंदेला विद्रोह 1842 में लिख रही हूँ और मैं लगातार लिखूँगी क्योंकि अभी मेरी एजुकेशन में PhD भी चल रहा है, तो PhD में भी मुझे बहुत काम करना पड़ता है। दूसरा है कि हम बुंदेलखंड विश्वकोश का भी हिस्सा हूँ, तो बुंदेलखंड विश्वकोश जो साइक्लोपीडिया बन रहा है हमारा, उसमें भी मैं अपने लेखन को बुंदेला विद्रोह और बुंदेलखंड का इतिहास लगातार लिख रही हूँ। वो लेखन कई किताबें जब आएंगी उसमें मिलेगा, कुछ टाइटल के रूप में मिलेगा। लेखन का कार्य मेरा निरंतर इस तरह से चलता है।
रंजना जी, आपके अपने ऐसी शौक जो लोगों को पता ही नहीं, हम चाहेंगे आज हमारे माध्यम से आप उजागर करें। हाँ जी भैया, मुझे लगता है कि कुछ पैशन जो होते हैं, कुछ शौक होते हैं, वो बचपन से होते हैं। कुछ शौक हमारे इसी धरा पर यही देखते देखते समाज में बन जाते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा, हमारे टाइम में कोई एम नहीं होता था। हमारे स्कूल में कोई डॉक्टर आया, उनको देख के मुझे डॉक्टर बनना है। हमारे स्कूल में कोई अच्छा सा पुलिस वाला आया, उनको देख के मुझे पुलिस वाला बनना है। कोई समाज सेवी आया, तो ऐसे हमारे एम लोगों को देख के बदलते चले जाते थे। अभी वर्तमान में भी यही स्थिति है कि घरों में बच्चों के एम क्लियर नहीं हो रहे हैं, बनना क्या है। किसी को भी देख के मुझे ये बनना है, यूट्यूबर्स। अभी वर्तमान में मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को यूट्यूबर बनने का दीजिए कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, क्योंकि वो देख रहे हैं, उसको वर्तमान में देख रहे हैं। मेरे जो शौक की बात कहें आपको, जैसे मेरा ड्राइविंग का पैशन है। मैं 1000 किलोमीटर भी एक दिन में यात्रा पूरी कर सकती हूँ ड्राइव करके, सेल्फ ड्राइव करके। मेरी पूरी फैमिली नाराज है हालांकि इस बात से कि क्योंकि स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और इनसिक्योर भी होता है लगातार ड्राइव करना, ड्राइवर रखे हैं, सीखना चला है। एक तो ये मेरा पैशन है। दूसरा, मैं चूँकि बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति भी डीएनए से आई है मुझे। मेरी दादी बहुत पूजा करती थी, बालू के संकट जी बना के उस समय पूजा करती थी वो। और मुझे भी, मैं चूँकि बहुत धार्मिक हूँ, तो मुझे लगता है पूजा पाठ से मेरा बहुत जुड़ा हुआ है। तभी आप ज़्यादातर धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करते हैं। हाँ, मेरी जो यात्रा होती है उसमें एक मंदिर जरूर शामिल होता है। मेरी यात्रा में एक ना एक 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो धार्मिकता को कुछ वहाँ से मैं लेके आती हूँ। मुझे लगता है मैंने समय दिया है, बच्चों को भी समय उनका भी गया है, पढ़ाई से छूटा हुआ है, तो मैं धार्मिक यात्रा जरूर करती हूँ। और मेरा शौक में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि जो अपना स्वयं का आकलन होता है वो व्यक्ति मेडिटेशन से ही कर सकता है। जब आप स्वयं को आकलन करना चाहें तो उसके लिए साधना करना बहुत आवश्यक है। और मैं भोलेनाथ की परम भक्त हूँ। और आप देखिए कि भोलेनाथ की मोस्टली पिक्चर्स किस रूप में होती है, साधना करते हैं। तो जब वो स्वयं आदि अनंत उनको साधना करनी पड़ी, तो हम तो आम जनमानस हैं, हमारे लिए तो साधना एक बहुत कंपलसरी विषय बन जाता है। तो मैं अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 1 घंटे मेडिटेशन को देती हूँ। बाकी मॉर्निंग से हमारा पूजा पाठ, मुझे लगता है अगर आप फेसबुक को फॉलो करते हैं तो उस पर जाता ही जाता है वो। और बाकी चूँकि मैं छोटे बच्चों का विद्यालय चलाती हूँ, तो वो मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग डिसिप्लिन में आता है और मुझे अपने दोनों बच्चों को ही समय देना पड़ता है। अभी रंजना जी, आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा मतलब स्निग्धतापूर्ण है, आकर्षक भी है, तो इसके मेडिटेशन का असर दिखता है, ऐसा माना जाए? जी, जब हम बहुत, क्योंकि वर्तमान का समय बहुत भाग दौड़ भरा है, हमको नहीं लगता कोई व्यक्ति बिना चिंता के है इस धरा पर। जब हम बहुत स्ट्रेस से भरे होते हैं तो उसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, कूल पीस दिलाता है, कूल करता है। तो आपके चैनल के माध्यम से, बंजारा न्यूज़ के माध्यम से मैं चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप मेडिटेशन से जुड़ें। बहुत तरह की मेडिटेशन है, अलग अलग संस्थाएं चलाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई शुल्क भी नहीं लगता। लेकिन आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से सीखें उसको, और 15 से 20 मिनट भी अच्छा मेडिटेशन किया जा सकता है, स्वयं को पीस रखने के लिए, शांत रखने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए। खूबसूरती तो चूँकि मेडिटेशन से कह सकते हैं, लेकिन खूबसूरती विरासत बनती है। ये बहुत असर रहता है, तेज रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। निसंदेह कि मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति को एक तेज रहता है, वो दिखता है। और खूबसूरती मुझे विरासत में मिली है। मैं जिस घराने से आती हूँ वहाँ रानी जैसी सुंदरता अभी भी व्यक्त है। मेरी दादी खजुराहो घराने की रानी साहब थी, मेरी माँ जालौनगढ़ी की बेटी हैं। तो विरासत में सुंदरता मिलती है। उस सुंदरता को लेकर अगर अच्छे से व्यक्तित्व में तब्दील करना है तो वो आपको एक शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बड़ा पार्ट है। उसको आप, सुंदरता बहुत जगह मिलती है, लेकिन आप उसको निखारने के लिए एजुकेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा को अवरोध ना बने, शिक्षा को निरंतर बढ़ाने का कार्य करें, ऐसा मैं, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ ही रही हूँ। रंजना जी, आपके व्यक्तित्व के साथ डॉक्टर अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप बातचीत में बता रही थी कि आप PhD की तैयारी भी कर रही हैं, तो वो कैसे? विद्या वाचस्पति जो मुझे मथुरा यूनिवर्सिटी से, काशी विद्यापीठ से विद्या वाचस्पति की उपाधि मिली है 2022 में। तो उसमें मुझे समाज कार्य, लेखन, साहित्य की उपाधि प्राप्त हुई है। तो मेरी डॉक्टरेट की प्रथम उपाधि है। दूसरा PhD मेरे जूलॉजी में है। अभी तीसरा मेरा चल रहा है एजुकेशन,
एमएड के बाद जो PhD बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से चल रहा है, तो डॉक्टरेट के बाद ही मुझे इस तरह से करना है। जी रंजना जी, कोई और ऐसे छुपे हुए शौक या छुपी हुई ऐसी कोई आपकी गतिविधि जो आप आज हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहें? बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जी हमारी जो युवा पीढ़ी है, स्पेशल लड़कियां, बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं और नौकरी करने से अच्छा नौकरी देने वाले की तरफ रुझान बनाएं। अभी वर्तमान में बहुत ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं, वहाँ से सीखें, कुछ भी इंडस्ट्रीज लगाएं, कुछ संस्थाएं बनाएं, स्कूल बनाएं, कोचिंग सेंटर बनाएं। एक शौक भी होता है और एक मेहनत भी होती है और आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करना भी होता है। तो हमारे युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से एक ही मैसेज है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, ना कि पढ़ाई लिखाई में देखती हूँ हमारे पास बीटेक लड़कियाँ आती हैं इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में, जॉब के लिए। मैं ये नहीं कहती जॉब करना, प्ले सेंटर के स्कूल के लिए। मैं सोचती हूँ इसने बीटेक किया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े कॉलेजेस से किया है, फीस लाखों में गई है, इस बच्ची के अंदर एंटरप्रेन्योर सोच क्यों नहीं आई है? और जबकि हमारे मोदी जी डेली एक मैसेज करते हैं, मन की बात में बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट, तो बच्चे को स्किल डेवलप करिए। हम कहते हैं कि वर्तमान में जो पढ़ाई चल रही है, कॉपी किताबें, सिलेबस पूरा करने की, अपने बच्चे में एक ऐसा स्किल ढूंढिए। वो स्किल खेल कूद का भी हो सकता है, हाथ का कारीगर बन सकता है, मैकेनिक बन सकता है, कोई भी काम जो अपने लाइफ में अपने हाथ से कर सकता है, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा रोजगार कोई होता है। अभी देखें ना, हम हमारे घरों में नित्य प्रति हमको एक मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, एक प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई कैटरर्स, कारपेंटर, ये सब जरूरत की चीज़ें हैं और हमारे बच्चे इनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। वो नौकरी करेंगे पढ़ लिख के, भाई नौकरी क्यों करेंगे आप नौकरी बनाइए, पैदा करिए। नौकरी को बनाने का ये हमारा शौक है और मैं इस तरह से 3 ब्रांचेस किड्स लॉन्चर की चला रही हूँ। मेरे पास 15 से 20 एम्प्लॉय फीमेल, क्योंकि मेरा काम मोस्टली फीमेल ओरिएंटेड है, तो लड़कियों को रोजगार देती हूँ। और अभी भी मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे और भी इंडस्ट्रीज लगाने वाली हूँ कि जिसमें मैं 50 से 100 एम्प्लॉय अपने पास रखूँ, उसमें लड़के भी हों, नवयुवा भी हों, एक्सपीरियंस हों। तो मेरा एक शौक है कि मैं नौकरी देने के लिए बड़ी संस्थाओं में बैठूँ। रंजना जी, बंजारा बीट को आप पिछले 4-5 साल से देख रही हैं। मेरी शुरुआती यात्रा में भी आपकी भागीदारी रही। यह हमारे चैनल पे आपका दूसरा इंटरव्यू है। चूँकि 5 साल हो गए, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कोई मौलिक संदेश दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बंजारा बीट्स के 5 वर्ष पूरे होने की। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताऊं कि ज्योति भैया से अच्छे इंटरव्यू मुझे नहीं लगता कोई झांसी लोकल में कर सकता है। पहली बात मुझे जो पसंद आई आपकी कि आपका नाम ज्योति प्रकाश खरे, चाहे आप ज्योति कहिए चाहे प्रकाश, ये मुझे बहुत एंटरटेनिंग बात लगी जो मैं भूलती नहीं हूँ। जब भी मेरा आपसे मिलना हुआ मुझे ये टॉपिक जरूर याद आ जाता है कि मेरा मेल फीमेल दोनों ही नाम मेरे पास हैं। और बंजारा बीट्स ने जितनी सफलताएँ पाई हैं 4 वर्षों में, वो मैं आपके यूट्यूब चैनल पर देख पाती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। और सारे इंटरव्यू आपके बहुत शानदार होते हैं और उनमें कोई ना कोई ऐसा सोशल मैसेज आप जरूर छोड़ते हैं जो समाज की नवयुवा पीढ़ी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, लगता है कुछ सीखने को है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैसेज और इंटरव्यू छोड़ते हैं, लेकिन आपके जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं वो ऐसी शख्सियत के होते हैं जो समाज में एक सामाजिक मैसेज जरूर छोड़ते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहूँगी कि बंजारा बीट्स का ऐसे ही निरंतर कार्य चलता रहे और आप झांसी वीरांगनाएं जितनी भी हैं सभी का ऐसे ही इंटरव्यू प्रेषित करते रहें और आप सभी सुनें। तो ये थी डॉक्टर रंजना बुंदेला जी, जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलू बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रही थी। रंजना जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।